फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरा काफ़ी शुरू से प्लान था। जब मैं स्टडीज़ करता था तब मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा था, मेरे बहुत सारे दोस्त इवन क्लासेस भी कर रहे थे। होता क्या था, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मुझे खुद से ही करना है, और बहुत सारे दोस्तों को क्लासेस करने के बाद में ऐसे होता था कि गैप काफ़ी हो जाता था स्टडी करने के लिए। तो उसके बाद में जब वो सॉल्यूशंस पे आते थे, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो एक प्रॉब्लम ऐसे होता था कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो नीचे दिख रहा है, बट वो आया कैसे वही नहीं समझ आ रहा था। तो किसी दोस्त को कॉल कर लिया, कभी अपनी ही खुद की नोट्स छान ली कि वहाँ पे कहीं सॉल्यूशन सही से दिया हुआ है नहीं, बट बहुत बार मिलता नहीं था। बहुत बार अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह जाते थे, बहुत बार फिर अनआंसर्ड रहने के बाद में सॉरी अनआंसर्ड रहने की वजह से उसको हम स्किप कर देते थे। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं वीडियोस डालूँ जहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन की आंसर्स आपको मिल सके। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पूरे लेक्चर्स नहीं अपलोड कर पूरे लेक्चर्स इन द सेंस कि पूरी डिटेल्ड मॉड्यूल नहीं अपलोड कर पाऊँगा। मॉड्यूल में से जो रिलेवेंट चीज़ें हैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि 100% क्वेश्चंस मैं आपके कवर कर सकूँ, और दैट इज़ माई मेन गोल इन सारे लेक्चर्स को अपलोड करने का। बट मुझे नहीं पता कि एंटायर मॉड्यूल में कवर कर पाऊँगा या नहीं, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड टाइम। बट मॉड्यूल में से सारी रिलेवेंट चीज़ें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सभी कवर करने की कोशिश करूँगा। कंसेप्ट को क्रिस्प में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आपके साथ में मैं भी सीखूँगा। सो मैं बस आपसे एक उम्मीद रखूँगा कि मैं आपको अगर लेक्चर्स दे रहा हूँ तो आप मुझे बस इनपुट दे दीजिए कि क्या मैं सही कर सकता हूँ इसमें। जिससे मुझे भी अगले लेक्चर डालते समय, अगला वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे भी हेल्प होगी कि मैंने क्या चीज़ें नहीं करनी है, और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और क्या ऐसी अच्छी चीज़ें जो मैंने कंटिन्यू करनी है। तो आज के लिए हम एक इंडेक्स ले रहे हैं। जो इंडेक्स का बैकग्राउंड अगर मुझे देना हो तो लेट्स सपोज मान लीजिए कि अपने एक ए भाई थे और एक भाई थे बी। ए जो बंदा था, ए बंदे के पास में एक ऐसा हुआ कि एक रात को उसको बहुत बड़ी आइडिया आई। क्या आई? आइडिया आई। और जो उसको आइडिया आई कि अपन ना क्लोथिंग का बिजनेस डाल देते। और अब क्लोथिंग का बिजनेस डाल के उसको ऐसे लगा कि उसके पास में ऐसा कुछ टिकड़म उसने निकाल दिया है कि भाई क्लोथिंग का बिजनेस तो उसका चल ही जाएगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि उसके जेब में है 100 रुपये। अब 100 रुपये मतलब आपके वाला 100 रुपये नहीं, एग्जाम्पल वाला 100 रुपये है। तो उसके 100 रुपये में अभी उसको तो लेनी पड़ेंगी यार फैक्ट्री, उसको फैक्ट्री लेनी पड़ेंगी। उसके साथ में उसको फैक्ट्री लेनी है तो लैंड भी तो लेनी पड़ेगी। फैक्ट्री के नीचे कुछ तो रहेगा, लैंड रहेगा। फिर बनाने के लिए मशीन लेनी पड़ेगी। फिर उसको कम्यूट के लिए कार्स या ऐसी कोई चीज़ें लेनी पड़ेगी, और मेन लगेगा लेबर या एम्प्लॉयज़ सब मिला के। वो उसके पास में 100 रुपये। अब ए ने सोचा यार इतने में तो ये सब कैसे बनना है। तो ए का एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो ये अपने दोस्त के पास में गया। ए का दोस्त था बी। बी बोला उसको, बी ने आंसर दिया। बी ने बोला कि ए भाई तू अगर 20 रुपये तुम्हारे इनको दे सकता है, लेबरर्स को और एम्प्लॉयज़ को बराबर, बट तुम्हें फैक्ट्री लेने के लिए चाहिए, जैसे तुम बोल रहे हो कि 30 रुपया, लैंड लेने के लिए चाहिए 25 रुपया, मशीन लेने के लिए चाहिए 25 रुपया, कार्स लेने के लिए चाहिए 25 रुपया। तो ये तो कितने हो गए? 75 और 30, 105 ये हो गए, ये 20 हो गए, 125 रुपये तुमको चाहिए। वैसे आप कहोगे कि इतने में कहाँ आता है भाई, एग्जाम्पल वाले नंबर से सारे। 125 रुपये में आपको ये सब मिलेगा, बट आपके पास में तो है 100 रुपये। तो उसने बोला बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ तेरे को। 20 रुपये तो तुमको एम्प्लॉय को तो एनी हाउ देने ही पड़ेंगे, लेबरर्स एम्प्लॉय जो भी हो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ऐसे करना, फैक्ट्री ले ले, लैंड ले ले, मशीन ले ले, कार ले ले, सब लीज पे ले ले। लीज का रेंट मान ले तेरा जाएगा 20 रुपये। फिर भी तेरे पास में 20 + 20 जाएगा, 40 जाएगा, बाकी का 60 रुपये बचा रहेगा। ये बोला यार तू तो बहुत सही बंदा है। तो बी ने यही आइडिया देने के बाद में ए ने यही काम किया। जब ए ने ये काम किया तो ए ने अपनी फैक्ट्री पूरी सेटअप कर दी, ये सब को रेंट देने लगा, पेमेंट करने लगा। अब उसकी कंपनी तो पहले स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर अप्लाई हुआ AS 19 लीजेस। लीजेस में क्या करना था? कुछ नहीं करना था। ये जो रेंट पेमेंट कर रहा था उसको रिकॉर्ड करना था P&L अकाउंट में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एंट्री क्या करते हैं अपन इसकी? एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं? कैश इन बैंक। हो गया ना? इतना तो सिंपल था। इतना सिंपल करके इसका काम होना था। तो ये AS 19 से चल रहा था, बट बंदे के पास में आइडिया कैसे सी, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडिया तो इसके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो इस स्ट्रॉन्ग आइडिया की वजह से उसका जो क्राइटेरिया था ना,
कौन सा क्राइटेरिया? इंड एस एप्लीकेबल का, एप्लीकेबिलिटी का। वो हो गया, बंदा कर गया मिट। अब उसने सुना कह रहे अपने को तो एप्लीकेबल होगा इंड एस 116, पहले होता था AS 90 लीजेस, है ना। बट अभी क्या एप्लीकेबल होगा? अभी तो एप्लीकेबल होगा इंड एस। तो जब उसको इंड एस एप्लीकेबल होगा तो वो ना थोड़ा डर गया। क्या गया? थोड़ा डर गया। और डरने की वजह से वो क्या गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया। वो एक CA के पास में गया। CA को बोला कि मुझे ना तो एडवाइस दे। अब मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वैसे सब यहाँ पे यही लोग आते हैं जो डरते हैं इंड एस 116 से या ऐसे ही और इंड एस से, और उनको एडवाइस चाहिए होती, मोटी रकम वो उसके लिए पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो उन्हीं में से अभी उसी सेक्टर में सपोज मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एडवाइस देता है, तो आपको जब ये एडवाइस देनी है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंड एस 116, और वही अभी हम सीखने जा रहे हैं, इंड एस 116। तो स्टार्ट करते हैं इंड एस 116 को एक बार ये करके। तो इंड एस 116 लीजेस, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ लेना अभी डेफिनेटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब कुछ ले भी हम यहाँ पर नहीं पाएंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो सके, और जब आगे टाइम मिलेगा तो अगर कुछ हमसे छूट गया हो तो हम उन कंसेप्ट को भी कवर करेंगे। सो इंड एस 116, तो इंड एस 116 में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ये आया क्यों। इसका आने का मेन मकसद क्या था कि लेज़ी जो है एंड लेज़र, ये फेथफुली रिप्रेजेंट करे ट्रांजैक्शंस को। लेज़ी एंड लेज़र जो होता है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन करे, फेथफुली रिप्रेजेंट करे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दे, फेथफुली रिप्रेजेंट करे उन ट्रांजैक्शंस को। ये अपना सॉरी मेन मोटिव था। उसके बाद में जब अब हम जाते हैं तो सेकंड वाला हमारा पार्ट आता है तो सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं रिकग्निशन एग्जाम्शन का। रिकग्निशन एग्जाम्शन में हम क्या देखते हैं कि रिकग्निशन एग्जाम्शन जो होता है वो सिर्फ लेज़ी को एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे लेज़ी के पास में ऑप्शन होता है कि वो लीज रिकग्निशन प्रिंसिपल जो होता है वो नॉट टू अप्लाई कर सकता है। किन को अप्लाई नहीं करेगा? वो दो तरह की लीजेस को अप्लाई नहीं कर सकता है। एक तो होती है तुम्हारी शॉर्ट टर्म लीज, एक होती है तुम्हारी लो वैल्यू लीज। शॉर्ट टर्म लीज माने क्या? जो 12 मंथ से कम की है। जो 12 मंथ से कम की लीज है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लीज। बट इसके लिए आपको लीज टर्म की डेफिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। लीज टर्म की डेफिनेशन क्या बोलती है? लीज टर्म की डेफिनेशन आती है, आप 8.3.2 में अगर जाएंगे तो लीज टर्म की डेफिनेशन है, जहाँ पे हमको क्या क्या लेना होता है लीज टर्म में? रेंट फ्री पीरियड लेना होता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड लेना होता है, ऑप्शनल रिन्यूएबल पीरियड लेना होता है, या टर्मिनेशन में काला जो पीरियड होता है वो हमें लेना पड़ता है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमको क्या क्या लेना है? टर्म में हमें लेना है रेंट फ्री पीरियड, कि सपोज मान लीजिए ए गया है बी के पास में। ए कौन है? लेज़ी है। बी कौन है? लेज़र है। इन्होंने क्या बोला था कि 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2027 तक उनको कार चाहिए। बट ये जो रेंट जो है ना वो पे करेगा कब से? 3 मार्च 2024 से। तो रेंट फ्री जो पीरियड है ना तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रेंट फ्री पीरियड टर्म में कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड, लेबल पीरियड्स भी है वो भी आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या? अब मान लो कि 3/3/2024 को ये पे करेगा, फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसे लिखा था कि ये 31 दिसंबर 2025 तक इसको तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो 1 दिसंबर 2024 से लेके ये जो 24 महीने का, कब से लेके
1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2025 का ये जो 24 महीने का पीरियड है, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड हो गया, ये भी आ गया। उसके बाद में क्या आता है, एक्सटेंशन ऑप्शन सपोज तुम्हारे पास में एक्सटेंशन ऑप्शन है और लेजी इज रीजनेबली सर्टन। कौन रीजनेबली सर्टन? लेजी। फिर से मैं गौर से बोल रहा हूँ, कौन रीजनेबली सर्टन? लेजी अगर रीजनेबली सर्टन है कि उसके पास में जो एक्सटेंशन ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करने वाला है, तो वो वाला पीरियड भी आ जाएगा। तो मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में, ए और बी वाले एग्जाम्पल में, कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक उसने एग्रीमेंट किया था, बट ए ने इसे बोला था कि भैया ए ने मतलब कि एग्रीमेंट में ऐसे लिखा गया था कि लीज का जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है 31 दिसंबर 2028 तक। तुमको क्या करना है, इंसेप्शन डेट, ये वाली कंसेप्ट हम आगे देखेंगे, बट इंसेप्शन डेट पे मतलब जब लीज स्टार्ट होती है, मोटा मोटी ये डेट मान लीजिए कि उस डेट पे आप देखोगे कि लेजी जो है वो रिजनेबली सर्टन है क्या कि 31 दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो उस पीरियड को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो लीज जो हमारी पहले 3 साल की थी वो 4 साल की हो जाएगी। तो ये क्या, एक्सटेंशन ऑप्शन। बट एक्सटेंशन ऑप्शन में क्या देखना है आपको कि लेजी रिजनेबली सर्टन है यानी एक्सरसाइज करने के लिए उस ऑप्शन को। और उसके बाद में आता है कैंसिलेबल पीरियड। कैंसिलेबल पीरियड, अब ये कैसे आएगा? कैंसिलेबल पीरियड आएगा एग्जैक्टली अपोजिट एक्सटेंशन ऑप्शन का, कि अगर लेजी रीजनेबली सर्टन है कि वो कैंसिलेबल ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर, अभी इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ एग्जाम्पल को, 1 दिसंबर नहीं ना, जनवरी से लीज थी, गलती हो गई जी। 1 जनवरी 2024 से लेके मान लीजिए आपकी लीजेस का पीरियड क्या था, 31 दिसंबर 2027। बट इसमें एक गोची डाल दी इन्होंने कि भैया 31 दिसंबर 2025 तक तो नॉन कैंसिलेबल है, बट 1 जनवरी 2025 से कैंसिलेबल हो जाएगी दोनों पार्टीज़ के लिए बाय गिविंग अ 1 मंथ रिटर्न नोटिस, 1 महीने की नोटिस देके। तो 1 जनवरी 2025 वाला कैंसिलेबल पीरियड आ गया। अभी इस केस में क्या होगा कि इसको सिर्फ है ना 25 नहीं 26 हो जाए, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तो नॉन कैंसिलेबल है, तो 24 महीने की हो गई। अभी ये जो है ना, ये वाला पीरियड 2 साल के बाद मिला, तो इसको हम तो लीज में पकड़ लेंगे 24 महीने का। बट अगर लीज रीजनेबली सर्टन है कि 1/1/26 के बाद में एक्सरसाइज नहीं करेगा ये ऑप्शन, तो हम 27 तक पूरी पकड़ लेंगे। मतलब मान लीजिए कि 1/1/2024 को तुमको जो कार मिली थी, उसके बाद में बोला गया था कि 1/1/2026 के बाद में तुम इसको कैंसिल कर सकते हो इस ऑप्शन को, तो तुमको उसके बाद में लीज खत्म हो जाएगी। तो अगर कैंसिलेबल पीरियड जो है उसमें लीज रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा उस ऑप्शन को, तो हम क्या बोलेंगे उसको? तो मान लीजिए कि भाई 1/1/24 से लेके सिर्फ 31 दिसंबर 27, ये पूरा पीरियड लीज में कवर हो जाएगा। बट अगर वो रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज कर ही लेगा कैंसिलेशन ऑप्शन को, तो भाई पीरियड तुम्हारा सिर्फ इधर तक हो जाएगा। और अगर नहीं कैंसिल नहीं ये करेगा, टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, तो पीरियड तुम्हारा ये वाला बन जाएगा। ये कंसेप्ट थी। अब जब हम ये कंसेप्ट समझते हैं तभी हम ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं ऊपर क्वेश्चन की तरफ हमारे। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, लेजी है जो एंटर कर रहा है लीज में 9 मंथ की नॉन कैंसिलेबल टर्म में। ठीक है, अभी इसका सॉल्यूशन मैं यही देने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या देखा था, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ये कितना है, 9 मंथ का, ये तो आता ही है। उसके बाद में उसके पास में ऑप्शन है एक्सटेंशन का 4 मंथ का। अरे भैया एक्सटेंशन ऑप्शन है 4 मंथ का है, बट वो तुरंत आ जाएगा कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया कि लेजी अगर रीजनेबली सर्टन है एक्सटेंड करने के लिए ऑप्शन को, तो ही हम 4 मंथ का पीरियड इंक्लूड करेंगे। एंड यहाँ पे क्या है कि लीज डज नॉट हैव अ परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन नीचे उड़ दो। लीज कमेंसमेंट डेट पे लेजी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन बिकॉज द मंथली लीज। अगर वो रीजनेबली सर्टन है तो इसका पीरियड कितना हो गया फिर, 13 महीना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, एनालाइज वेदर दिस लीज कैन शॉर्ट टर्म एग्जाम्शन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 116। शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्शन मिलेगा। शॉर्ट टर्म लीज के लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी, शॉर्ट टर्म लीज के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि वो 12 महीने से कम की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 12 महीने से कम की होनी चाहिए। तो 13 महीने की हो गई, तो इधर शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नॉट अकाउंट फॉर द लीज एज अ शॉर्ट टर्म लीज, खत्म ना भाई। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
अज्यूम द सेम फैक्ट इन सिनेरियो ए एक्सेप्ट एज द लीज कमेंसमेंट डेट, मतलब 9 महीना और 3 महीना पकड़ लेना है। द लेज इज नॉट रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। ओ भाई, लेज इज नॉट रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन, मतलब 4 महीने वाला पीरियड, 4 महीने वाला पीरियड वो तो लेगा ही नहीं। तो ये 13 महीने कहाँ से हो गए भाई? तो ये तो 9 ही महीने हो गए सेकंड क्वेश्चन में। और अगर 9 महीने हो गए, 12 महीने से कम का हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, शॉर्ट टर्म लीज होगी क्या? यस होगी, क्योंकि 12 महीने का पीरियड था। लीज तो है 9 महीने की, 12 महीने से कम का पीरियड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एडवाइस विल योर आंसर भी डिफरेंट इन दिस केस? ये इसका आंसर डिफरेंट होगा क्योंकि लेस देन 12 मंथ की है, 9 मंथ की है। दस द लीज में अकाउंट फॉर द सेड लीज अंडर द शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं लो वैल्यू लीज। अब यहाँ पे तो मैंने जगह छोड़ी नहीं, तो ठीक है, अलग जगह जाके हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो हमने जगह छोड़ी नहीं ना, तो ठीक है, चलो नीचे जाते हैं। अब हम देखते हैं लो वैल्यू लीज को। अब लो वैल्यू लीज में है क्या भाई? लो वैल्यू लीज जो है ना, वो कहीं भी इंडेक्स 116 में स्पेसिफाई नहीं की गई है, कोई कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं की गई है। यहाँ पर बस बोला गया था कि अगर ये बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम इसको क्या मान देंगे? लो वैल्यू लीज। बोथ कंडीशन मतलब क्या है कि वो तुम ऑन इट्स ओन या टुगेदर विथ अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेस, ये वर्ड्स आप काफ़ी सुनोगे इंडेक्स में कि ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रेडिली, है तो याद हो जाएंगे आपके, टुगेदर विथ अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेस। ऐसे अगर तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ऑन इट्स ओन भी यूज़ कर सकते हो, टुगेदर विथ अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेस भी यूज़ कर सकते हो, और वो हाईली डिपेंडेंट नहीं हो, हाईली इंटरलेटेड नहीं हो, हाईली डिपेंडेंट नहीं हो, हाईली इंटरलेटेड नहीं हो। देखिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे? लो वैल्यू लीज। हमने देखा यहाँ पे लो वैल्यू ओनली बोथ ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैंने आपको बताया था, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया लो वैल्यू इसको, ओनली अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ही हम उसको मानते हैं। अब दोनों कंडीशन माने कौन सी कंडीशन? lease can benefit from use of underlying asset owned together with other readily available resources and not highly dependent and highly interrelated नहीं हो वो। तो ये हो गई अपनी लो वैल्यू लीज। अब लो वैल्यू लीज का तो अपन ने देख लिया, अभी इसके बाद में इसका देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो चलो, क्वेश्चन तो है नहीं इसके ऊपर। उसके बाद में हम जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है, अब अभी तक हमने 2 कंसेप्ट देख लिए। एक बार देख लीजिए कि एक बार हमने देख लिया है कि बैकग्राउंड देख लिया है, रिकग्निशन एग्जामिशन देख लिया है। अब हम थर्ड कंसेप्ट देखने वाले हैं। वो है कि भैया कब से सिखाया जा रहे हो, बट ये लीज होती क्या है? वो व्हाट इज लीज? तो लीज माने क्या, ये अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सो लीज माने राइट टू कंट्रोल, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? आइडेंटिफाइड एसेट को कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? आइडेंटिफाइड एसेट को कंट्रोल करना। कब तक कंट्रोल करना? एक पीरियड ऑफ टाइम तक कंट्रोल करना। अच्छा, ये सब करना और कंट्रोल करना आइडेंटिफाइड एसेट को पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको लीज बोलते हैं। हाँ, बस इतना ही करना है। नहीं नहीं, इसके बदले में एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन भी तो देना है। इन एक्सचेंज ऑफ फॉर कंसिडरेशन, तो सॉरी, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा राइट टू कंट्रोल आइडेंटिफाइड एसेट पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो भी वर्ड इटरेट कर रहा हूँ, उन वर्ड्स में जो भी इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, वो इंग्लिश वर्ड्स सारे आपके कीवर्ड्स ही हों, तो उससे आपके भी याद में रहने के लिए वो थोड़ा ईजियर रहेगा। ठीक है, तो लीज में तो हमने यही देख लिया कि लीज क्या होती है कि राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ यूज, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, अभी लीज के बाद में हम सेकंड कंसेप्ट उसकी देखते हैं, एक एक को अभी डिटेल में देखेंगे ना। तो थर्ड पार्ट हुआ हमारा, थर्ड पार्ट का अब देखते हैं।
3.1 आइडेंटिफाइड एसेट। अब हम देख रहे हैं आइडेंटिफाइड एसेट। अब आइडेंटिफाइड एसेट मतलब क्या होती है कि भैया आइडेंटिफाइड एसेट जो है ना वो आइदर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो या इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड मतलब क्या कि भाई एग्रीमेंट करते समय बताओ ना कि कौन सी एसेट मिल रही है, तो हो गया एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड मतलब क्या कि भैया वो जब कस्टमर को अवेलेबल फॉर यूज़ हो रहा है ना, अवेलेबल फॉर यूज़ जब सप्लायर करके दे रहा है उस टाइम पे वो स्पेसिफाइड हो, इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो, तो वो वाला भी आइडेंटिफाइड एसेट में हम पकड़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड एसेट इंड AS 116 क्या बोलता है, आइडेंटिफाइड एसेट कैन बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड और इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम दैट एसेट इज मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय द कस्टमर। सॉरी। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कस्टमर XYZ एंटर इनटू 10-year कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लायर ABC फॉर द यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कस्टमर XYZ। कस्टमर है XYZ, ABC है लेजर और उनको चाहिए रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल यूजिंग कस्टमर XYZ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑफ बाय एनी अदर कस्टमर। रोलिंग स्टॉक इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, अच्छा ये क्वेश्चन में ही बताया गया था, बट सप्लायर ABC ओन करता है ओनली वन रोलिंग स्टॉक, बट ABC के पास में सिर्फ एक रोलिंग स्टॉक है दैट इज सुटेबल फॉर कस्टमर XYZ यूज। सो इफ द रोलिंग स्टॉक डज नॉट ऑपरेट प्रॉपरली द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सप्लायर ABC टू रिपेयर और रिप्लेस द रोलिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड एसेट है क्या, आइडेंटिफाइड एसेट है क्योंकि कस्टमर को जब अवेलेबल हो रहा है, हमने क्या देखा था इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड। एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं है तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है, कैसे है, क्योंकि उसके पास में है ही एक रोलिंग स्टॉक। तो जब मैं आया आपके साथ में रोलिंग स्टॉक लेने के लिए तो ये तो इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो गया ना कि कौन सा रोलिंग स्टॉक है। इट इज इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड बिकॉज सप्लायर ABC मस्ट यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर, तो इलस्ट्रेशन 2 हो गया। अभी 3 देखते हैं कि कस्टमर है XYZ, ABC के साथ में फिर से XYZ कौन बन गया, लेजी बन गया, ABC बन गया हमारा लेज़र। कार यूज़ करनी है उनको। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कार इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि ब्रांड क्या होगा, टाइप क्या होगा, कलर क्या होगा, ऑपरेशन होगा, कार कौन सी होगी ये नहीं बताया गया। द कार इज़ नॉट येट बिल्ट, तो देखो ब्रांड बताया, टाइप बताया, कलर बताया, ऑप्शन बताया, एग्जैक्ट कार नहीं बताई, बट ये सब बता के जब वो कस्टमर को मिलेगी तो उस टाइम पे तो कस्टमर को दिख जाएगी कि क्या कार मिल रही है। तो कार इज़ एन आइडेंटिफाइड एसेट है क्योंकि वो इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड है एट द टाइम ऑफ द सेम मेड अवेलेबल टू द कस्टमर XYZ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। अभी हम देखते हैं 3 आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट में ही एक पार्ट और इम्पॉर्टेंट आता है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी हम देखते हैं। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, ये वाली कंसेप्ट अभी हम देखेंगे। अब सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट में कैसे होता है कि सप्लायर के पास में राइट होता है, किसके पास में ये राइट होता है, सप्लायर के पास में। अगर सप्लायर के पास में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है ना तो हम नहीं कहेंगे कि लेजी जो है वो आइडेंटिफाइड एसेट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। देखिए मॉड्यूल में क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन इफ एसेट इज स्पेसिफाइड, कस्टमर के पास में राइट नहीं होता है आइडेंटिफाइड एसेट को यूज़ करने का। इफ एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ सप्लायर हैज़ द सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़। अगर सप्लायर उसको थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़ सब्सटीट्यूट कर सकता है सब्सटेंटिवली, तो हम नहीं मानते हैं कि कस्टमर के पास में राइट है यूज़ करने का आइडेंटिफाइड एसेट को। अब सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब होता है सप्लायर के पास में, सप्लायर के पास में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होता है अगर उसके पास में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो क्या कर रहा हो, तो बोथ कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो कौन सी 2 कंडीशन, कि सप्लायर के पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी हो कि सब्स्टिट्यूट करने की उस एसेट को और उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा हो।
मतलब सप्लायर के पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उस एसेट को सब्सटीट्यूट करने की और उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा हो, तो उस राइट को हम क्या बोलेंगे, सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट। आप यहाँ पे देखिए, उसके पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, तो हम उसको बोलेंगे सब्सटैंटिव सब्सटीट्यूशन राइट। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर है सप्लायर, प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू द सेंट्रलाइज डेटा सेंटर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफाइड सर्वर नंबर 10। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर नंबर 10 को यूज़ किया जाता है। द सप्लायर मेंटेन मेनी आइडेंटिकल सर्वर, उसके पास में तो बहुत सारे आइडेंटिकल सर्वर है। सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन एंड डिटरमाइन एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज परमिटेड टू एंड कैन इजीली सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर सर्वर्स विदाउट द कस्टमर कंसेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। सो देखो, उसके पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी है क्योंकि उसको एक ही सर्वर नंबर 10 का ही लीज करने को बोला गया था। यूज ऑफ स्पेसिफाइड सर्वर नंबर 10। द सप्लायर मेंटेन मेनी आइडेंटिकल सर्वर, सिंगल एक्सेसिबल लोकेशन के पास में, दैट इट इज परमिटेड टू एंड कैन इजीली सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर। प्रैक्टिकल एबिलिटी दिख गई। फर्दर द सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेंगे। फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग एन अल्टरनेटिव एसेट बिकॉज डूइंग दिस वुड अलाउ द सप्लायर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स नेटवर्क एट ओनली नॉमिनल कॉस्ट। ये तो बेनिफिट ही है। इन एडिशन सप्लायर हैज मेड क्लियर दैट इट इज नेगोशिएटेड दिस राइट ऑफ सब्स्टिट्यूट एज एन इंपॉर्टेंट राइट इन द अरेंजमेंट एंड द सब्स्टिट्यूशन राइट अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ द अरेंजमेंट। अरे भैया, ये तो फालतू इन्फॉर्मेशन है। सो एनालाइज वेदर द सब्स्टिट्यूशन राइट है सब्सटेंटिव और नॉट। सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव होने के लिए हमने क्या कंडीशन दी थी, दो कंडीशन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी है यस, क्योंकि वो अनादर सर्वर को लगा सकता है विदाउट द कस्टमर कंसर्न। प्रैक्टिकल एबिलिटी, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सकता है, यस तुमने क्वेश्चन में बोल दिया है, तो इसको उसका राइट सब्सटेंटिव है, यस सब्सटेंटिव है। एंड वेदर आइडेंटिफाइड एसेट है, अगर राइट सब्सटेंटिव है तो एसेट आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती है। देखिए, टू हैव द राइट टू यूज आइडेंटिफाइड एसेट, राइट टू यूज आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है बिकॉज इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर से प्रैक्टिकल एबिलिटी आ गई एंड इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ गया, नो आइडेंटिफाइड एसेट। ठीक है, देन अज्यूम द सेम फैक्ट इन सिनेरियो ए। अभी यहाँ पे बस ये बोला गया है कि अगर एक बात आती है, मतलब इंडेक्स 116 में ही ये लिखा गया है, तो आंसर में आ गया। भाई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। कि मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन राइट है सप्लायर के पास में, पर वो सब्सटेंटिव है या नहीं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कस्टमर, तो उसने एज्यूम करना है कि राइट जो है सप्लायर के पास में सब्स्टिट्यूशन का इज नॉट सब्सटेंटिव, और यही आपको यहां पे मिल जाएगा लिखा हुआ कि अगर कस्टमर रेडीली डिटरमाइन नहीं कर सके सप्लायर का राइट जो है वो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है या नहीं, देन कस्टमर प्रिज्यूम करेगा कि सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट सब्सटेंटिव एंड कंक्लूड दैट देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड वाला, अज्यूम द सेम फैक्ट। ये सर्वर नंबर 10 जो है ये भैया कस्टमाइज किया गया है। सप्लायर डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकल एबिलिटी है क्या, नहीं है, प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है। दोनों कंडीशन तो वैसे भी सेटिस्फाई करने चाहिए, कर नहीं किए तो वैसे भी आंसर नेगेटिव में ही जाने वाला है, बट फिर भी देखते हैं कस्टमाइज कि आगे क्या लिखा हुआ है। टू सब्स्टिट्यूट द कस्टमाइज्ड एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, एडिशनली इट इज अनक्लियर वेदर द सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। अच्छा, ये भी नहीं दिया है, इकोनॉमिक बेनिफिट वाला भी नहीं दिया है, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे कि एनालाइज वेदर सब्स्टिट्यूशन राइट है सब्सटेंटिव, नहीं भाई सब्सटेंटिव नहीं है। एंड वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट, यस सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है तो आइडेंटिफाइड एसेट है बिकॉज सर्वर नंबर 10 जो है वो कस्टमाइज्ड है। Identified asset because the supplier does not have the practical ability and there is no evidence of economic benefit. Neither condition नहीं मेट करते सब्स्टिट्यूशन राइट की, therefore सर्वर नंबर 10 एज एन आइडेंटिफाइड एसेट हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो अभी तक हम देख रहे हैं आइडेंटिफाइड एसेट को। आइडेंटिफाइड एसेट में हमने देख लिया है सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट को। अब उसके बाद में हम देखेंगे ये 3.1.1 था ना यार, ये 1.2 कैसे लिख दिया मैंने। थ्री 3.1.2 में हम देखते हैं आइडेंटिफाइड एसेट जो होती है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक अलग कंसेप्ट है ये।
अब फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब कैसे होनी चाहिए? फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए एंटायर एसेट या पोर्शन ऑफ एसेट। फिजिकली डिस्टिंक्ट कैसे हो सकती है? एंटायर एसेट डिस्टिंक्ट हो सकती है या पोर्शन ऑफ एसेट डिस्टिंक्ट हो सकती है। एंटायर एसेट मतलब मान लो बिल्डिंग, बिल्डिंग की बिल्डिंग एंटायर एसेट डिस्टिंक्ट हो सकती है। पोर्शन ऑफ एसेट में कौन सी होती है? पोर्शन ऑफ एसेट में होता है वन फ्लोर, ये हो गया पोर्शन ऑफ एसेट या कैपेसिटी। बट कैपेसिटी जो होती है वो कैपेसिटी को, पोर्शन ऑफ एसेट को हम पूरा आइडेंटिफाइड एसेट कब मानते हैं कि अगर सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी जो है वो मिल रही हो। किसको? लेज़ी को सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी मिल रही हो और उसी के साथ में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा हो उस कैपेसिटी को यूज़ करके, लेज़ी को, तो हम बोलते हैं कि पोर्शन ऑफ एसेट जो है वो भी फिजिकली डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं मॉड्यूल में क्या लिखा गया है इसके बारे में। फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब एंटायर एसेट हो सकती है या पोर्शन ऑफ एसेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो होती है उसको फिजिकली डिस्टिंक्ट माना जाता है, बट वन फ्लोर को, जैसे मैंने कहा कि फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं माना जाता, इफ कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फ्लोर। कैपेसिटी या पोर्शन ऑफ एन एसेट जो होता है उसको फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं माना जाता है, इज़ नॉट अ फिजिकली डिस्टिंक्ट और इज़ नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट अनलेस वो सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी एंड देयर बाय प्रोवाइड्स द कस्टमर द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट। एंड सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट का राइट मिलेगा उसको, तो यही सब्सटेंशियली ऑल कहीं पे डिफाइन किया गया नहीं है। अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो देखो कस्टमर XYZ है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है सप्लायर AB के साथ में। XYZ कौन है? लेज़ी। ABC कौन है? लेज़र। फॉर द राइट टू यूज़ 5 फाइबर, उसको यूज़ करना है फाइबर ऑप्टिक केबल में बिटवीन मुंबई एंड पुणे। द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई 5 ऑफ द केबल की 25 फाइबर। ठीक है, the 5 fiber are dedicated solely to customer XYZ's data for the duration of the contract and assume that supplier ABC does not have the substantive substitution right. Whether there is an identified asset, yes 5 fiber ही identified asset हो गई, they are physically distinct है। 5 fiber identified asset है। चलो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, अभी एक कैपेसिटी का क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कस्टमर फिर से XYZ है। XYZ बेचारा लेज़ी ही बन रहा है और ABC ही उसको सब कुछ दे रहा है। देखते हैं, राइट टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम बांग्लादेश से लेके ABC बांग्लादेश, फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश थ्रू द सप्लायर ABC's पाइपलाइन। अब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट कस्टमर XYZ विल हैव अ राइट टू यूज़ 95% ऑफ पाइपलाइन कैपेसिटी। मतलब अभी 95% पाइपलाइन कैपेसिटी मतलब क्या हो गया? सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी 95% थ्रू आउट द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट। वेदर देयर इज एन आइडेंटिफाइड एसेट, अभी वो सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी को यूज़ करेगा, उसके साथ में इकोनॉमिक बेनिफिट, इंडिया से बांग्लादेश में ऑयल ट्रांसपोर्ट करेगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा ना। तो ये आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं है? ये इज द कैपेसिटी पोर्शन ऑफ द पाइपलाइन इज एन आइडेंटिफाइड एसेट बिकॉज वो 95% पाइपलाइन कैपेसिटी इज नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कैपेसिटी। बराबर, ये तो है कि 95% रिमेनिंग कैपेसिटी से डिफरेंट नहीं है, बट सब्सटेंशियली रिप्रेजेंट कर रही है ऑल कैपेसिटी को एंड देयर बाय प्रोवाइड राइट टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द पाइपलाइन। तो ऐसे हो गया तो सिनेरियो। तो ए इस तरह से सेटिस्फाई हो गया कि सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी हो गई 95% और उसको यूज़ करने से वो ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से यहाँ पे आइडेंटिफाइड एसेट है। अज्यूमिंग द सेम फैक्ट एक्सेप्ट द कस्टमर XYZ हैज़ अ राइट टू यूज ओनली 65%। 65% को तुम सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी बोलोगे क्या? कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया था, कॉमन सेंस लगाओ। 65% सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी कैसे हो गई? नहीं हो गई तो नहीं, नो द कैपेसिटी पोर्शन इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट। 65% लेस देन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन। ठीक है, तो हमने ये वाली कंसेप्ट भी अच्छे से देख ली। अभी हम वापस से जाते हैं, हमने जो देखा था व्हाट इज़ अ लीज में, हमने देखा था लीज में कि राइट टू कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे पास में, राइट टू कंट्रोल होना चाहिए आइडेंटिफाइड एसेट को यूज़ करने का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तक इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। बराबर, अभी यहाँ पे हमने देख लिया आइडेंटिफाइड एसेट के कंसेप्ट क्लियरली। अभी हम देखेंगे राइट टू कंट्रोल की कंसेप्ट।
ठीक है। तो राइट टू कंट्रोल भैया देखते हैं उसमें भी क्या लिखा। ठीक है। ये वाला सही है, देखते हैं। पेन है ये वाला सही रहेगा ऐसा लगा तो है, देखते हैं। राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल में क्या होता है कि राइट टू कंट्रोल में अगर आप बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो ना, क्या बोथ कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हो तो हम बोलते हैं कि आपके पास में राइट टू कंट्रोल है। बोथ कंडीशन क्या होती है? एक होती है कंडीशन आपकी RTO की, एक कंडीशन होती है आपकी RTD की। राइट टू ऑब्टेन, RTO माने क्या? राइट टू ऑब्टेन। RTD मतलब क्या? राइट टू डायरेक्ट। तो वो दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको बोला जाता है कि आपके पास में राइट टू कंट्रोल है। किसको बोला जाता है? लेजी को। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट अगर तुमको मिलने वाला हो, सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट तुमको मिलने वाला हो और तुमको डायरेक्ट तुम कर सकते हो। राइट टू डायरेक्ट द, यार ये RTD में D कैपिटल कहाँ से आ गया? राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट। तो हमने क्या बताया? दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू ऑब्टेन, राइट टू डायरेक्ट की। अभी देखते हैं मॉड्यूल में क्या लिखा गया। ये हो गया। अभी हम जा रहे हैं राइट टू कंट्रोल के पास में। राइट टू कंट्रोल में क्या लिखा गया है कि अगर द कस्टमर के पास में बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हो, कौन सी? सब्सटेंशियली राइट टू ऑब्टेन हो गया आपका RTO, बताया था मैंने। ये हो गया राइट टू डायरेक्ट, है क्या नहीं? द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, तो हम बोलते हैं कि उसके पास में क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट। राइट तो हम हम उसको क्या बोलते हैं कि उसके पास में राइट टू कंट्रोल है। सॉरी यार, मिस्टेक हो गया। तो देखिए ABC है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ with a grant ABC Limited exclusive right to use the specified grain storage facility over a 5 year period। ओह सॉरी, इसके पहले एक अपनी कंसेप्ट ले गई इंपॉर्टेंट वाली। कस्टमर के पास में सपोज राइट है कंट्रोल करने का आइडेंटिफाइड एसेट फॉर ओनली पोर्शन ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कैसे रह गई हमसे? ठीक है, कवर कर लेते हैं अभी, कोई ना। तो पोर्शन ऑफ एसेट, अगर उसके पास में राइट है पोर्शन ऑफ एसेट कवर करने का ऑन द टर्म ऑफ द asset for only portion of the term of the contract contain lease for the portion of the asset, only उस पोर्शन तक ही लीज माना जाएगा। ये वाला आपको इस क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए बट कंसेप्ट आप याद में रख दीजिए कि पोर्शन ऑफ एसेट को अगर आप पोर्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड एसेट को आप यूज़ करोगे सिर्फ पोर्शन ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक, तो कॉन्ट्रैक्ट लीज तब तक ही रहेगी जब तक वो पोर्शन ऑफ द टर्म तक। तो देखिए ABC जो है XYZ के पास में गया, XYZ विद द ग्रांट ABC लिमिटेड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेसिफाइड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पे भी ABC कौन है? लेजी है। XYZ कौन है? लेज़र है। ABC लेजी, XYZ जो है वो लेज़र है। राइट टू यूज़ द स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी ओवर 5 year पीरियड एंड मंथली मई एंड जून में रहेगा। ड्यूरिंग दिस मंथ ABC लिमिटेड हैज़ द राइट टू डिसाइड which crops are placed in a storage and when to remove them। XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विसेज फॉर वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़। तो उसके पास में 2 महीने में तो राइट है भाई कि कौन से क्रॉप्स आएंगे उससे, तो उससे उसको इकोनॉमिक राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिलेगा, बराबर। और राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट भी होगा उसके पास में उस 2 महीने में। अदर 10 month ऑफ each year राइट टू डिटरमाइन हाउ द वेयर हाउस विल बी। राइट टू डायरेक्ट है इसमें RTD, बट उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला ना। इकोनॉमिक बेनिफिट वाला अभी देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट तो उसको सिर्फ 2 महीने में होगा।
इसीलिए तो रिकमेंड विच पार्टी हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, डेफिनेटली राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। वो तो लेजी के पास में, मतलब XYZ लिमिटेड के पास, ABC के पास ही है, लेजी ABC है ना, तो लेजी के पास ही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज़। सो ABC लिमिटेड हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज़, बिकॉज उनके पास में पावर है डिटरमाइन हाउ द वेयर हाउस विल बी यूज ड्यूरिंग द कॉन्टेक्चुअली डिफाइंड यूसेज पीरियड। राइट टू डायरेक्ट कर सकते हैं वो यूज़ को, बट राइट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द यूज ऑफ द वेयर हाउस फॉर स्पेसिफाइड यूसेज पीरियड मई एंड जून। एनालिसिस शुड फोकस, कहाँ पे फोकस करें, मई और जून पे फोकस करें, जो स्पेसिफाइड यूसेज पीरियड है। ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड यूसेज पीरियड ABC लिमिटेड हैज़ द राइट टू डिटरमाइन हाउ मच क्रॉप टू प्लेस इन स्टोरेज, कि कितना क्रॉप जाएगा, एंड द टाइमिंग of placing and removing it from the storage. The right are more significant to the economics of the usage of the asset and the loading unloading services performed by XYZ Limited during the same period. So ABC Limited receive all of the economic benefit from the use of asset during those specified time period. Therefore contract contain lease for specified period of use. तो ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ यूज़ के लिए उसको लीज माना जाएगा, जो ही हमने ऊपर पढ़ा था कि कस्टमर हैज़ द राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। ये 5 साल की लीज थी, बट ओनली अ पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मई एंड जून के लिए थी। पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक उसके पास में राइट RTD भी था एंड राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट भी था। तो कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज फॉर द फॉर दैट पोर्शन ऑफ द टर्म, और यही हमने ये देखा, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन लीज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कवर कर लिया। अभी हम उसके बाद में एक छोटी सी कंसेप्ट देखेंगे और फिर इस एंड को मैं यहाँ इस लेक्चर को मोस्टली यहाँ पे एंड करने की कोशिश करूँगा। 8 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं इसमें, तो अभी एक छोटी सी कंसेप्ट कवर करते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है भाई, सिंपल सी कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमने देखा ना 3.2.1, इसमें क्या देखा, बहुत राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसको क्या होता है कि सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट, इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे मिलता है। सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, वो आपको मिलता है बाय प्राइमरी आउटपुट से, वो मिलता है आपको बाय प्रोडक्ट से। कैसे मिलता है, प्राइमरी आउटपुट से, बाय प्रोडक्ट से, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन विथ थर्ड पार्टी करने से। अब आप बोले कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी करने से सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलता है। प्राइमरी आउटपुट से तो समझ गए कि उससे जो यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी आउटपुट आ रहा है, बाय प्रोडक्ट आ रहा है, उसको भी हम ही सेल कर देंगे। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी, अरे कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी मतलब सब लीज ना, सब लीज से तो भी तो फायदा हो सकता है। तो सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट तुमको कब मिलेगा, अगर तुम्हें प्राइमरी आउटपुट से मिल सकता है, बाय प्रोडक्ट से मिल सकता है, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी से मिल सकता है। तो देखिए मॉड्यूल में क्या कहा गया है कि कस्टमर कैन ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइमरी आउटपुट से। प्राइमरी आउटपुट आ गया बाय प्रोडक्ट से, बाय प्रोडक्ट आ गया हमारे यहाँ पे, और उसके साथ में एसेट रियलाइज फ्रॉम कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद द थर्ड पार्टी से, कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी से, जिसमें सब लीज लिखी गई है। ये हो गया हमारा। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 कि कंपनी MNO जो है एंटर 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद पावर कंपनी PQR टू परचेज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द न्यू सोलर फार्म। तो जनरली देखा जाए MNO कस्टमर है तो मतलब वही लीज वाला हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। PQR कौन हो जाएगा तुम्हारा, लेजर। सो PQR ओन द सोलर फार्म, बराबर, एंड उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ द सोलर फार्म। MNO को रिसीव होगा रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट दैट एक्रू टू द यूज ऑफ सोलर फार्म। हु हैज़ द राइट टू सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द सोलर फार्म। अभी देखो कस्टमर MNO जो है वो परचेस कर रहा है ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट किसको मिल रहा है,
प्राइमरी प्रोडक्ट किसको मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड MNO को। उसके साथ में हमने क्या देखा कि PQR को टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, वो छोड़ दो 1 मिनट के लिए। MNO को क्या मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स, जो क्या है, बाय प्रोडक्ट। तो जिसको प्राइमरी आउटपुट मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। हु हैज़ द राइट टू सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द सोलर फार्म, कंपनी MNO, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिल रही है, प्राइमरी प्रोडक्ट, उसको बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट। अभी ये जो तो है टैक्स क्रेडिट जो मिल रहा है, वो तो रिलेट कर रहा है ओनरशिप ऑफ द सोलर फार्म्स से, बराबर ना। तो टैक्स क्रेडिट ओनर को मिलता है, उससे लेज़र और लेजी के असेसमेंट पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। टैक्स क्रेडिट डू नॉट रिलेट टू यूज ऑफ द सोलर फार्म एंड देयरफॉर आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक कुछ कंसेप्ट्स देखी। अब मैंने जितनी भी कंसेप्ट देखी, मैं ट्राई करता हूँ उन सभी को एक बार रिवाइज करने को इस वीडियो को एंड करने से पहले। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ठीक है, कहते तो बाद में, पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था कि इंडेक्स 116 लीजेस कहाँ से आते हैं, वहाँ पे फिर हमने सबसे पहले देखा था कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि फेथफुली रिप्रेजेंट कर सके ट्रांजैक्शन, लेजी एंड लेजर दोनों, उसके लिए आया था इंडेक्स 116। उसके बाद में हमने देखा रिकग्निशन एग्जम्पशन। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो यहाँ पे एंड ना करें, जस्ट 2 to 5 मिनट्स लगेंगे, या मे बी 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं, बट एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके दिमाग में, थोड़ा सा छप जाएगा, और छपने के बाद में आई होप कि आपको बाद में उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप उसको समझ जाए। रिकग्निशन एग्जाम्पशन में हमने क्या देखा था कि ये रिकग्निशन एग्जाम्पशन मिलता खाली लेजी को है, जहाँ पे लेजी के पास में ऑप्शन होता है कि वो रिकग्निशन प्रिंसिपल जो है इंडेक्स 116 का वो अप्लाई ना करे। 2 टाइप के लीज पे, एक शॉर्ट टर्म लीज पे, लो वैल्यू लीज पे। शॉर्ट टर्म लीज मतलब क्या, जो 12 मंथ से कम की लीज होती है वो हो गई शॉर्ट टर्म लीज। लो वैल्यू लीज मतलब क्या, लो वैल्यू लीज में हमने देखा था कि वो कहीं भी स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं की गई है, बट उसकी कंडीशन अगर वो 2 सेटिस्फाई करता है तो उसको लो वैल्यू लीज पकड़ेंगे कि अगर वो ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हाईली डिपेंडेंट नहीं है, हाईली इंटर रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो हो गई लो वैल्यू लीज। उसके बाद में हमने देखा था लीज माने क्या, लीज माने कंट्रोल करना, किसको, आइडेंटिफाइड एसेट को, कब तक, एक पीरियड ऑफ टाइम तक, किसके लिए, एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। हम देखते हैं आइडेंटिफाइड एसेट कैसे होनी चाहिए, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड होनी चाहिए या इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो रही है तो कब होनी चाहिए, जब वो कस्टमर को अवेलेबल फॉर यूज़ की जाती है, तब इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट मतलब क्या होता है कि सप्लायर के पास में दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो मानते हैं हम सप्लायर के पास में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। और अगर सप्लायर के पास में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है तो कस्टमर के पास में यूज़ ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट को यूज़ करने का राइट नहीं है। सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट सब्सटेंटिव कब होता है, जब उसके पास में प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उस एसेट को सब्स्टिट्यूट करने की, और उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा हो, तो हम अब बोलते हैं कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। ठीक है, और हमने एक छोटी सी कंसेप्ट देखी थी कि सप्लायर के पास में सब्स्टिट्यूशन राइट है, बट वो सब्सटेंटिव है या नहीं, ये अगर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कस्टमर, तो कस्टमर जो रहेगा वो अज्यूम करेगा कि राइट इज़ नॉट सब्सटेंटिव। उसके बाद में हमने कंसेप्ट देखी थी आइडेंटिफाइड एसेट जो होती है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। एंटायर एसेट मतलब जैसे बिल्डिंग या उसका पोर्शन ऑफ एसेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पोर्शन ऑफ एसेट डिस्टिंक्ट कब हो सकता है, जब सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी मिल रही है तो सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी तो लेजी को मिल रही हो और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेजी को मिल रहा हो। सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है, बट एक क्वेश्चन देखा था हमने जिसमें 95% कैपेसिटी को सब्सटेंशियली ऑल पकड़ा जा रहा था, बट 65% कैपेसिटी को सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी नहीं पकड़ा जा रहा था। देन राइट टू कंट्रोल, आइडेंटिफाइड एसेट के बाद में हमने क्या देखा था, राइट टू कंट्रोल लेजी के पास में कब होता है, अगर उसके पास में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, उसके पास में RTD भी हो, उसके पास में RTO भी हो। राइट टू RTD माने क्या कि यूज ऑफ एसेट, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट एंड राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट अगर है तो हम उसको बोलते हैं राइट टू कंट्रोल। फिर इसी सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट को हम आगे जाके एक्सप्लेन करके देखते हैं कि सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट उसको कैसे मिलता है, प्राइमरी प्रोडक्ट से मिल सकता है, बाय प्रोडक्ट से मिल सकता है, या कमर्शियल ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी से मिल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबलीज। ठीक है,
इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो था। आपको कुछ भी सजेशंस है, कुछ भी आपको कहना है कि ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, इस चीज़ में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो चीज़ें प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के डाल दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये लेक्चर किसी और की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके वैल्यूएबल इनपुट्स मेरी तरफ से हमेशा से वेलकम ही रहेंगे। तो इसी बात पे आज का लेक्चर एंड करता हूँ और आपके सभी की आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए और आपके पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जय श्री राम।